हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक हमारा है हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो के ऊपर, जिसको मोहनजोदारो भी कहा जाता है। उसको तरीके से समझेंगे आज के टॉपिक में। मोहनजोदड़ो के ऊपर अभी मैंने एक लाइव सेशन लिया था, बीच में ब्रेक हो गया, लगभग पूरी क्लास हो गई थी, इसलिए इसको दोबारा से रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कराना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश होने के कारण ये सब पूरी क्लास बेकार हो गई। तो इस समय दोबारा से मैं इसको लाइव सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो लगभग आज की जो ज्योग्राफी की क्लास थी वो भी बेकार चले गई इसी कारण, क्योंकि आज थोड़ा सा बारिश हो रहा तो नेटवर्क इशू आ रहा है, इसके कारण क्लास बफरिंग कर रही थी, तो उसको फिर रेज करना पड़ा है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही क्लास, और इसको आज मोहनजोदड़ो को हम पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो जो अगर हम बात करते हैं, ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सेकंड, उस तरीके से देखा जाए तो साइट है हमारी जो खोजी गई थी। पहली हमारी कौन सी थी? हड़प्पा। मैंने बात करी थी हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया था, मैंने आपको बताया था कि ये पहली साइट थी जिसको खोजा गया था हड़प्पा को, इसलिए इसका नाम रखा गया। दूसरी आपकी होती है साइट, उसका नाम है मोहनजोदारो। अगर हम ये देख रहे हैं, इसके ऊपर मूवी भी आई है मोहनजोदारो के ऊपर। तो हड़प्पा नाम रखा गया है इसका 1921 में, और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई है वो हुई है 1922 में। इसकी करी थी किन्होंने? ये दयाराम साहनी ने, और इसकी करी थी आपकी रखल दास बनर्जी ने, जो नाम यहाँ पर रखा हुआ है। लिखा है मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय द रखल दास बनर्जी इन 1922, वर्ष 1922 में खोज की गई। लिखा है मोहनजोदारो इज करंटली लोकेटेड इन सिंध रीजन ऑफ द पाकिस्तान ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। ये बहुत ज़रूरी है, शायद मैंने लास्ट में सतलज रिवर बता दिया था आपको, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। सतलज रिवर नहीं होगा, सिंधु रिवर के किनारे ये बसा हुआ था। मैंने बताया था किसी भी रिवर सिस्टम के किनारे ये बसने का मेन कारण ये था क्योंकि उस समय सोर्स होना बहुत ज़रूरी था पानी का, और कोई भी अगर सिविलाइजेशन को आप एक तरीके से अज्यूम कर सकते हो उतने पुराने ज़माने में, तो पानी की बहुत ज़रूरी नीड थी, तो इसलिए आपको सभ्यता यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हमने बात करी, पहला क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कि पहले कौन सी खोज की गई थी? हड़प्पा। दूसरी मोहनजोदारो। पहली बात देखा जाए कि ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मोहनजोदारो की जो हम बात करें, मोहनजोदारो की, क्या मोहनजोदारो जो हमारी ये साइट है इस तरीके से जो खोजी गई है, कि इसका नाम कहीं पर जो हमारे इन खोज के द्वारा हमें देखने को मिला है कि मोहनजोदारो वहाँ पर लिखा हुआ है? तो मैंने आपको, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, समझने में आसानी होती है, याद करने में। पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बोल दूँ, आप इस सेशन को देखने के बाद तुरंत प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर लगाएं, प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है? उससे बहुत कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा हाँ मैंने पढ़ा है, जैसे मैं हड़प्पा करा चुका हूँ, अब सेम मोहनजोदारो को इसके बाद देखना है प्रीवियस ईयर्स के साथ। और हो सकता है तो व्लॉग्स जरूर देखें, क्योंकि आज के टाइम पे ये सिंध में है, पाकिस्तान के, मोहनजोदारो, और आपको बहुत सारे व्लॉग्स दिख जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब मेरा 2016 की तैयारी थी, तब उस समय नहीं हुआ करता था यूट्यूब वगैरह, इतना डाटा वगैरह इतना मिलता नहीं था, तो उस ज़माने में इतने व्लॉग्स वगैरह आते नहीं थे। अब आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे बहुत चीज़ें क्लियरिटी देखने को मिलती है। क्योंकि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इसको पढ़ने से आसानी की क्लियर दिमाग में रहे कि किस तरीके से इसको पढ़ना है, समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से बनाई गई थी। क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली आ जाते हैं। तो जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, उसको जीना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो व्लॉग्स जरूर देखिए इसके बाद मोहनजोदारो के। एक तो इंटरेस्ट आएगा समझ में, और थोड़ा बहुत पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मोहनजोदारो के बारे में क्या बता रहा था? हाँ, इसका नाम कहीं देखने को मिलता है, तो मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि मोहनजोदारो जो चीज़ हमने देखी है, या हड़प्पा कहीं हमने देखा है, तो कहीं भी इंस्क्रिप्शन में देखने को नहीं मिलता, लिखा हुआ कहीं मिला ही नहीं। चलिए, लिखा हुआ मिल भी जाता है, पर ये हमारे द्वारा लिखे गए नाम है, ये हमने खुद बनाए, ये उन्होंने नहीं बताए। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि जो उनकी लिपि है या उनकी भाषा है, उसको डेसिफर नहीं किया जा सका, मतलब उसको कहते हैं कि पढ़ा नहीं जा सका आज तक कि उसमें लिखा क्या था। जैसे मैंने आपको लास्ट में जो इनके सील्स बताए थे या स्टैम्प्स बताए थे, कि जो इनके स्टैम्प में कुछ लिखा हुआ करता था, उसको आज तक हम डेसिफर नहीं कर पाए कि वो एग्जैक्टली लिखा क्या था। पहला पॉइंट ये है, ठीक है? तो हम किस तरीके से इसको मोहनजोदारो कह रहे हैं, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपका है सिंध में। सिंध कहाँ पर पड़ता है? आपके पाकिस्तान वाले इलाके में। एक टाइम पे भारत में हुआ करता था सिंध, जब ये पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के रूप में चले गया ये सिंध। तो सिंध में पड़ता है, और सिंधी लैंग्वेज में ही मोहनजोदड़ो कहा जाता है, जिसको मोहनजोदारो पढ़ा जाता है। कि इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। यहाँ पे लिखा है मृतकों का टीला, लिखा होगा यहाँ पे, विच मीन्स माउंट ऑफ डेड। बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट, ये एसएससी में आ रखा है कि बताइए कि क्या कहा जाता है मोहनजोदड़ो के दूसरे के नाम को? इसको कहते हैं आपका मृतकों का टीला। क्यों कहा गया था, क्यों नाम रखा गया इसका? क्योंकि देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब कोई भी, ये जो साइट आपको दिख रही है ये मोहनजोदारो की है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी साइट है या बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने पुराने वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, 2500 वर्ष,
2500 BC के अराउंड, जो आपका 1500 BC तक चलता है इसका टाइम पीरियड आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इतना पुराने ज़माने से आज तक अगर इसका रहना तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि इसकी खोज तो 1922 में की गई, 1922 में। तो जाहिर सी बात है किसी न किसी तरीके से दबा होगा। ये जो चीज़ आज को दिख रही है हमें, इसकी हमने खुदाई करी है, सारी चीज़ें मिट्टी से ढकी हुई थी। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े टीले बने हुए थे, पर इसकी खोज करने का एक तरीके से मन कैसे हुआ लोगों का, क्योंकि कहीं भी खोजा जा सकता है एक तरीके से देखा जाए तो। 1922 में खोजने का दिमाग तब आता है जब इसी जगह में रहने वाले लोग, कई मोहनजोदारो जगह में रहते थे, तो वो देखने लग गए कि जैसे कुछ काम कर रहे हैं, जैसे हैंडपंप वगैरह कर रहे हैं या कुएं के लिए खुदाई कर रहे हैं, तो जैसे ही करते थे तो लगातार एक ही जगह से करीबन करीबन कंकाल देखने को मिलते थे। 10 कंकाल एक जगह से निकल गए। तो इसी चीज़ दिखने लग गया उन लोगों को कि यहाँ जहाँ भी हम खुदाई करते हैं वहाँ से कंकाल निकल जाते। तो उनको ये नहीं पता था कि जहाँ पर ये रह रहे हैं इससे पहले एक सिविलाइजेशन रह के गई है, सभ्यता रही है यहाँ पर एक बहुत बड़ी। धीरे धीरे ऐसे होने लगा तो लोगों ने फिर इसी नाम पे इसको कह दिया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसलिए बोला गया क्योंकि मैंने बताया इसका मीनिंग होता है मृतकों का टीला, मतलब एक ही लाइन से अगर आपको कंकाल दिख रहे हैं या मृत शरीर दिख रहे हैं तो उसको उन्होंने इस नाम से रख दिया। फिर जैसे ही लोगों तक ये बात पहुंचने लगी तो मैंने आपको बताया था कि जॉन मार्शल आते हैं, फिर वो देखते हैं, डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने बोला यहाँ पर खुदाई करके देखते कि ऐसा है क्या यहाँ पर, जो लगातार यहाँ पे लाशें देखने को मिल रही हैं, कुछ ना कुछ कारण होगा। तो इस जगह को खाली कराया गया। फिर इसी जगह से जब ये पूरी तरीके से इनको खुदाई करके देखने को मिला तो ये पूरा हमको फिर मोहनजोदड़ो देखने को मिलता है, जिसका मैंने बता दिया पूरी कहानी। कहने का मतलब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि माउंट ऑफ डेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि माउंट ऑफ डेड इसलिए क्योंकि ये मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंकाल देखने को मिलते थे लोगों को, तो उन्होंने फिर शिकायत करी और इसी कारण फिर यहाँ पे खुदाई होकर ये एक तरीके से हमारी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा साइट बन जाती है। अब इसको मैं शॉर्टली बात करता हूँ कि हमको कौन कौन से फैक्ट याद रखने। पहला पॉइंट कि मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, किसने इसकी खोज करी तो रखलदास बनर्जी ने। किस वर्ष करी थी? 1922 में। कौन सी साइट थी ये? अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं सेकंड साइट थी, पहली थी आपकी हड़प्पा, राइट। इसके बाद हमने बोला इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड, ये हमने कहा माउंट ऑफ डेड। इसके बाद मैंने बात करी है कि कौन सी रिवर के किनारे, ये भी याद रखिएगा, ये सिंधु रिवर के किनारे, ये या आप इसको इंडस रिवर कह सकते हैं, इसके किनारे पड़ता था। सिंधी लैंग्वेज में इसको कहा जाता था मोहनजोदड़ो। तो ये सब चीज़ हमको याद रखने की जरूरत है। इरेज करके अब और बात करते हैं इसमें। अब सबसे पहले बात, इन चीज़ों को देखने से पहले इसको देखते हैं। ये साइट यहाँ पर देखने को मिली है, जिसको मैंने आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत शेप, अगर हम देखेंगे तो ये है आपका स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल टाइप का लग रहा है, जैसा आज के टाइम पे हम स्विमिंग पूल देखते हैं, नहाते हैं जहाँ पे, तो ये स्विमिंग पूल वहाँ पर देखा जाता है। जैसे मैं सबसे पहले इस चीज़ को इंटरेस्टिंग बेसिस में समझाता हूँ, क्योंकि लास्ट में हमने सिविलाइजेशन की बात करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो मैंने बताया था कि इनका एक तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा गया। ज़्यादातर जितनी भी साइट रही हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की रही है, उसका मेन जो एक बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिला है कि एक ऊंचाई पे एक जगह हुआ करती थी, जिसको मैंने बताया था कि आपको सिटेडल बोला जाता था, इसको सिटेडल कह सकते हैं इसको। ये ऊंची जगह रहती थी और यहाँ पर क्या हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग हुआ करती थी या लोग हुआ करते थे, ये अज्यूम किया जाता है यहाँ पे लोग रहा करते होंगे, जो एक तरीके से कह सकते हैं प्रशासनिक लोग रहा करते होंगे। जैसे आज के टाइम पे लिटियंस दिल्ली है, साउथ दिल्ली, वहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत पॉश इलाका है, नॉर्मल आदमी वहाँ रह नहीं सकता। मतलब हमारे जो बड़े बड़े मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी यहीं पर देखने को मिलते हैं। तो इसको उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं सिटेडल को। इसको हमने नीचे वाले पार्ट को कहा था, हमने बोला था कि ये लोअर सिटी है। लोअर सिटी मतलब जहाँ पर लोग रहा करते हैं। तो इसमें हड़प्पा और इसमें कोई भी ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला, जैसे सेम था वही देखने को मिल रहा है। सिटेडल ऊपर वाली जगह जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हुआ करती थी, लोअर सिटी में जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, ये तरीके हो गए। और सिटेडल में ही आपकी कुछ फेमस चीज़ें देखने को मिलती है, जिनमें सबसे पहली है ये आपकी, जिसको कहा जाता है ग्रेट बाथ इंग्लिश में। इसको हिंदी में कहते हैं विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मतलब क्या होता है? विशाल स्नानागार मतलब कि जहाँ पर स्नान करते थे बहुत सारे लोग मिलके। अब इसी चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे समझते हैं, बात करते हैं इसके ऊपर। इस विशाल स्नानागार को जब इसको खोदा गया, देखा गया, तो पहली बात सिटेडल में ही है ये जगह। क्वेश्चन बहुत डिटेल में आ सकता है कि बताइए विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया? तो सिटेडल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जगह हुआ करती थी यहाँ पर ऊंचाई पर। ये तो आपका लोअर सिटी वाला है, तो यहाँ पर नॉर्मल लोग रह नहीं सकते। कॉमन सेंस लगाने वाली बात ये भी है, क्योंकि अगर ये स्विमिंग पूल यहाँ पर बनाया गया है तो इसका पर्पस क्या रहा होगा? तो यही माना जाता है कि सिटेडल में होने का इसका मेन प्रमुख कारण ये था कि ये कभी कभी खुला हो करता होगा और स्पेसिफिक किसी रीजन के कारण। ये ऐसा नहीं कि सार्वजनिक तौर पर हमेशा कोई भी आ रहा तो इसमें नहाने लग जाए, ऐसा नहीं था। एक तरीके से पवित्र स्थल माना गया। यहाँ पर लोग धार्मिक रूप से ही स्नान करने आते थे। जैसे आज के टाइम पे हम बात करते हैं गंगा के बारे में, जब हम गंगा नदी में जाते हैं तो जैसे हमें हरिद्वार जाना है या कोई पवित्र स्थल में जाना है, तो ज़्यादातर ये धार्मिक
एक तरीके से बातें हैं कि आपको पहले नहा के जाना चाहिए वहाँ पर, और गंगा में नहाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो सेम वही कहा जाता था कि अगर आपको यहाँ आना है तो पहले इसको आप नहाएं यहाँ पर। ये एक तरीके से सामूहिक रूप से कह सकते हैं, लोग यहाँ पे तैर सकते थे, या मतलब सॉरी नहा सकते थे। इसके बाद फिर आपको कोई धार्मिक काम करना है तो करना है। पर अगर इसके देखा जाए बेसिक स्ट्रक्चर, ये ऐसा बना हुआ है स्विमिंग पूल। इस तरफ पूरा मैं कोशिश कर रहा था कि फोटो प्रॉपरली दिखने को मिल जाए, पर मिली नहीं। इस तरीके से जो क्लियर दिख रही हो यही है। मैं बोलूँगा आपको जरूर ब्लॉग्स जरूर देखिएगा इससे रिलेटेड, मोहनजोदारो के ऊपर, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा देखने में, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे हमारे इस तरीके से। तो इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाए गए थे, हल्के हल्के दिख भी रहे होंगे ये वाले चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम किस लिए, जैसे आपको कपड़े बदलने हैं नहाने के बाद या नहाने से पहले, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और ये देखने को मिल रहा है कि कितना तरीके से बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया था इन्होंने यहाँ पे। फिर अब समझने वाली बात है कि ये तो देखिए आपको दिख रहा होगा सारी ईंटों से बनाई, नीचे भी ईंटें जमा रखी है, ठीक है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो वाटरप्रूफ थी ये चीज़ें, कि कोई तरीके से पानी को सोखे ना ये। पर ये पानी आएगा कैसे, कोई ऐसा ड्रेनेज सिस्टम कर रखा था तो नहीं। ऐसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा कुआं बीच में था, जैसे यहाँ पर चेंजिंग रूम है चारों इसके आजू बाजू, और यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था जिससे पानी निकाल के इसमें डाला जाता था और इसको फुल कर दिया जाता था। और इसके बाद फिर जो धार्मिक स्नान कर सकते हैं। ये सिटाडेल में पाई गई थी, इसको जरूर याद रखिएगा। अब इसके कुछ मैं डायमेंशंस के बारे में बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन हालांकि आने की आजकल संभावना है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं इसके बारे में कुछ बात कर लेता हूँ कि ग्रेड बात की लंबाई क्या रही थी, ब्रेथ क्या रही थी, जिसको चौड़ाई कह सकते हैं इसको लंबाई, और इसको कहेंगे हाइट, गहराई, जो नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो गहराई है। तो सबसे पहली बात इसकी बात करता हूँ कि इसकी लंबाई लगभग रही थी 11.88 माना जाता है, वैसे 11.8 मानेंगे तो इसकी लंबाई मानी गई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई है ये। इसके अलावा अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं, इसकी चौड़ाई है जो ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, इसकी चौड़ाई कितनी रही है, तो ये लगभग रही थी 7 मीटर के अराउंड। ये मीटर में है सारे, 7.01 के अराउंड, मतलब 7 मीटर इसको कह सकते हैं। इसकी हाइट अगर बोलेंगे तो इसकी हाइट लगभग कह सकते हैं 2.5 मीटर के अराउंड थी, 2.4 मीटर इसको मान लीजिए। तो ये इसके डायमेंशंस रहे थे, मतलब गहराई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। अगर बहुत डिटेल में जाएगा पूछने पे तो इतना आप याद रख सकते हैं, पर मेरा मानना आप याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, इसकी चेंजिंग रूम यहाँ रहा करता था, बीच में कुआं था, यहाँ से डायरेक्ट पानी डाला जाता था। आप ये सीढ़ियाँ दिख रही होंगी आपको, यहाँ से नीचे सीढ़ी से उतरेंगे, नहाएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। और एक नॉर्मल एरिया हुआ करता था कि आप इसमें डूबेंगे नहीं किसी भी तरीके से, स्विमिंग पूल तरीके से इसको बनाया गया था। तो ये तो हो गया हमारा क्लियर, जो डायमेंशन की हमने बात कर ली। पहली चीज़ याद रखिएगा, ये सिटाडेल में है, मोहनजोदड़ो में। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में या मोहनजोदारो इसको कह सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग जगह थी, मैंने यहाँ पर शायद फोटो नहीं लगाई, इसलिए मैं बोलता हूँ कई बार पीडीएफ बनाते समय चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा पाता हूँ मैं, और आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप अपने गूगल पे जब सर्च करके फोटो को जरूर देख लीजिएगा। जहाँ सर्च कर सकते हैं आप ग्रेट ग्रेनरी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है, ग्रेट ग्रेनरी, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब ग्रेट ग्रेनरी क्या है, ये इसको कहेंगे एक तरीके से अनाज भंडार कह सकते हैं, या विशाल विशाल अन्नागार, ये ऐसे एग्जैक्टली आया था आपके एग्जाम में कि। और ग्रेनरी भी याद रखना है, विशाल ग्रेनरी भी लिखा आया था एक बार एग्जाम में, और वहाँ पर कहीं भी जो हिंदी मीडियम वाले अन्नागार याद करके चले गए और गलत हो गया, तो याद रखिएगा ग्रेनरी भी याद रखें। ग्रेनरी मतलब नाम समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अनाज वगैरह रखा जाता था, जैसे आपके चावल हो गए, गेहूँ हो गए, अगर आप उनको खोल के रखते हैं एक तरीके से तो खराब हो जाते हैं, आप सभी को पता है, सीलन पड़ जाती, कीड़े पड़ जाते हैं। तो एक स्पेशली एक लकड़ी का बहुत बड़ा बॉक्स बनाया जाता था। और अगर बोलेंगे कि सबसे बड़ा बॉक्स बोलेंगे या बिल्डिंग टाइप का समझ लीजिए, बहुत बड़ा था वो ऐसे टाइप का। और सबसे बड़ी बात वो बना था आपका वुडन से, लकड़ी से, ठीक है, लकड़ी से उसको बनाया गया। और सबसे बड़ी जो अगर हम बात करेंगे विशाल स्नानागार, अनागार जिसको कहते हैं ग्रेट ग्रेनरी, ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है या बिल्डिंग है। क्वेश्चन आ रखा आपके एसएससी में, तो इंपॉर्टेंट मार्क करके याद रखिएगा, ठीक है। लकड़ी से बना होता था, इसकी मैं थोड़ी सी कंटेनर ऐसा टाइप का हुआ करता था ये। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात हम करते हैं तो लंबाई इसकी अराउंड थी 45.7 मीटर के अराउंड, आप 45 मीटर भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो ये है लगभग 15 मीटर के अराउंड, 15.2 मीटर के अराउंड इसकी चौड़ाई हुआ करती थी। और समझ सकते हैं बहुत बड़ा है ये। तो इसको वहाँ पर स्टोर किया जाता था, जैसे आपके अनाज वगैरह उसको स्टोर करने के लिए जगह यहाँ पर देखने को मिलती है, वो भी सिटाडेल में। इसके बाद एक और चीज़ बहुत फेमस जगह देखने को मिलती है, जिसका कहते हैं कि असेंबली हॉल भी था यहाँ पे आपके मोहनजोदारो में, असेंबली हॉल। और असेंबली हॉल इसलिए बोला जाता है कि असेंबली हॉल, एक मिनट पहले लिख लेते हैं, एक तरीके का वो ऐसे था जैसे आपके किसी स्ट्रक्चर के तरीके से पिलर बने हुए थे चारों तरफ से, जैसे ये आपकी छत हो गई तो चारों तरफ से पिलर, आप सर्च कर लीजिएगा एक बार, ठीक है।
तो असेंबली हॉल हुआ करता था और ये भी आपको सिटाडेल में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि कोई बड़े बड़े जो पद के लोग हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, वो यहाँ पर आके बैठ के कोई भी जैसे कुछ चीज़ें बात करनी है तो उसको डिस्कस करते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया था असेंबली हॉल, या कह सकते हैं मल्टीपिलर। मल्टीपिलर जो आपका असेंबली हॉल, इसका नाम रखा गया था मल्टीपिलर इसलिए क्योंकि बहुत सारे खंबे देखने को मिलते हैं इसमें। और इसको जरा एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो तीन चीज़ें देखने को मिली, पहले स्नानागार जिसको कहेंगे ग्रेट बाथ, दूसरा ग्रीनरी जिसको कहते हैं अनागार, और तीसरा आपका असेंबली हॉल जिसको मल्टीपिलर असेंबली हॉल कहा गया क्योंकि पिलर बहुत सारे थे। और ये माना जाता है कि सिटाडेल के जो भी प्रशासनिक लोग हुआ करते थे वो इसी में बैठ के बात करते होंगे या कोई भी चीज़ों पर डिसीजन लेते होंगे। इसके डायमेंशन याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं क्योंकि इसका कोई लेना देना है नहीं हमारे एग्जाम के लिए से। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। हमने सिटाडेल की सारी चीज़ें बात कर ली, अब बात करते हैं लोअर सिटी के बारे में। ऐसा आएगा, अब लोअर सिटी पे आएंगे। लोअर सिटी में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। लोअर सिटी जो आपका लास्ट मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बताया था कि ऐसे 4 सड़कें जाती हैं आपकी, बीच में मार्केट है। ये तो मेन 4 सड़कें हो गई जो बहुत चौड़ी चौड़ी थी, लगभग 9 मीटर की अराउंड इसकी चौड़ाई हुआ करती थी, ठीक है, 9 मीटर। और इधर ही आसपास मैंने बताया था आपको, ऐसा समझ लीजिए मकान है सारे, और किसी का भी मुख्य एक तरीके से सड़क की तरफ इनका दरवाज़ा नहीं खुलता था, ये याद रखिएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया था ग्रिड प्रणाली थी या ग्रिड सिस्टम यहाँ पर था, देखने को मिलता है। ग्रिड सिस्टम मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती थी आपस में सारी सड़कें, तो ये भी चीज़ याद रखनी है। सेम बिल्कुल इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी घर देखने को मिलते हैं सारे इसी तरीके के थे। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि लोथल हो गया, जो भी हो गया आपकी जो भी जगह हैं सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये इसलिए इनको माना जाता है कि ये सभ्यता एक ही रही होगी क्योंकि सभी का एक तरीके से स्ट्रक्चर, तरीका, शील्स सभी एक तरीके की देखने को मिलती हैं। चलिए, इसमें तो कुछ खास चेंजेस देखने को हमें नहीं मिल रहे। इसके अलावा अगर हम कुछ और बात करते हैं, जैसे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैंने आपको एक बात बताया था कि एक मोहनजोदड़ो में या मोहनजोदारो में सबसे ज़्यादा एक सील चलती थी जो 60% देखने को मिलती थी। वो आप चेक कर लीजिएगा लास्ट वीडियो में, एक आपको दिख रहा होगा सींग टाइप का एक जानवर बना हुआ था। मैंने गलती से वहाँ पर राइनो बता दिया था उसको, तो आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। राइनो नहीं है वो, उसको कहते हैं बुल ही है वो, एक तरीके का बुल। और वो लगभग 60% ज़्यादातर पूरे मोहनजोदड़ो में जो सील्स देखी गई है वो यहीं देखी गई है उसी नाम की। और वो एक तरीके से बुल किस टाइप का था उसको कहते हैं बुल हम्पलेस। बुल हम्पलेस मतलब इसका होता है कुबड़। कुबड़ कुबड़ मतलब आप समझ रहे होंगे जैसे एक बैल है कोई, तो उसका ऐसा कुबड़ निकला होता है, तो वो कुबड़ नहीं था उसका, मतलब उस टाइप का बैल था वो, तो इसको कहते हैं कुबड़ रहित बैल। तो ये इसकी एक तरीके से सील्स देखने को मिलती है जो मोहनजोदारो में लगभग 60% थी, सबसे ज़्यादा ये देखने को मिली। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन सी सील्स आपकी सबसे ज़्यादा मिली है, तो बुल हम्पलेस जो वाली थी उसकी सबसे ज़्यादा सील्स देखने को मिलती है। वैसे बहुत सारी सील्स मैंने बताया था वैसे भी थी, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें मेसोपोटामिया से व्यापार हुआ करता था, ये देखने को मिलता है हमारे मोहनजोदारो में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिविलाइजेशन के लोग जो एक तरीके से सील्स यूज़ करते थे वो करते थे सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। तो ये यहाँ पर देखने को मिली है, लगभग 3 थी, और इसलिए पता चलता है कि आपस में ये थोड़ा बिजनेस किया करते थे किसी भी पर्पज़ से, तो वो दोनों समकालीन है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एक सील के बारे में, जो मैंने बताया था पशुपति, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि कल मैं शायद एक बार मैं अभी कोई सेट पेपर लगा रहा था, देख रहा था यूपीएससी प्रीलिम्स का, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था और थोड़ा सा ब्रीफ ऐसा तरीके से था क्वेश्चन की, थोड़ा समझने वाला था कि पूछा गया था कि पशुपति जो हमारी जो सील्स देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसके जो जो एक प्रतिमा है, जो एक जिनको माना जाता है कि पशुपति नाम मतलब भगवान शंकर के ऊपर है वो, तो जो उनके थॉर्न के नीचे जो उनका थ्रोन है, जो कह सकते हैं कि राजगद्दी है, उसके नीचे कौन तरीके का जानवर बैठा हुआ है, तो याद रखिएगा 2 हिरण बैठे हैं। मैं थोड़ा सा आप उस पेंटिंग को अपने वीडियो के थ्रू आप देख लिए होंगे या आपने रखा होगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके ज़रूर देखिएगा उसको। मैंने जैसे एक फिगर दिखाया था तो उन्होंने एक मुकुट पहन रखा था, मुकुट इस तरीके का था वो, तो उसमें ये दिख रहा है कि वो त्रिशूल टाइप का है, तो इसी से हम अनुमान लगा रहे हैं कि भगवान शंकर को नाम पे है वो। दूसरी बात, नीचे जो उनके आप देखेंगे उनका जो राजगद्दी है उसके नीचे आपको 2 हिरण देखने को मिलेंगे। तो पहला पॉइंट ये क्वेश्चन आ रखा था, तो इसको याद रखिएगा। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस पूरी फोटो में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो 2 तो नीचे हिरण डियर दिख गए यहाँ पर। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर इनके राइट में एक बफेलो, ठीक है, नीचे की तरफ पेपल्लो राइट में हो गया एक बफेलो, एंड दूसरा हो गया आपका राइनो जिसको कहेंगे गेंडा, ठीक है। इस तरफ अगर हम लेफ्ट में बात करते हैं यहाँ पर भी 2 जानवर है, एक आपका एलिफेंट और दूसरा आपका टाइगर। तो चीज़ें याद रखनी है, पहले नीचे 2 हिरण है, यहाँ एलिफेंट है, टाइगर है राइट में, सॉरी लेफ्ट में, और राइट में राइनो, और ये हो गया आपका बफेलो मतलब भैंस। और यहाँ से देखने को मिलता है कि उन्होंने त्रिशूल पहन रखा है
और ये पशुपतिनाथ हम सभी जानते हैं, भगवान पशुपति किनको कहा जाता है, भगवान शंकर के अवतार के रूप में ही हम जाने जाते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं इससे। एक और चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं मेसोपोटामिया के हिसाब से, सॉरी मोहनजोदारो के हिसाब से एक चीज़ और देखने को मिलती है, जो ये आपको फोटो दिख रही होगी, इसको डांसिंग गर्ल कहा गया है। डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल क्यों? क्योंकि उस तरीके की मुद्रा में खड़ी है ये। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि डांसिंग गर्ल किन्होंने कहा था, तो याद रखिएगा जो इसके इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे, जिनका हमने नाम बात करी थी, जॉन मार्शल, उन्होंने इसका नाम रखा गया उनके द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा, कि डांसिंग गर्ल है ये, इसलिए इसको डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। वैसे आप इसको हिंदी में कहेंगे नर्तिका। और एक क्वेश्चन आपके एसएससी में आ रखा है कि कहाँ पर देखने को मिलती है, तो मोहनजोदारो में ये जो प्रतिमा है। अगर हाइट की मैं बात करता हूँ, प्रॉपरली लंबाई कितनी है इस मूर्ति की, तो कह सकते हैं एग्जैक्टली है 10.8 मीटर के राउंड, ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर के राउंड ये लंबाई है। हथेली के लगभग, थोड़ा हथेली से ज़्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, सॉरी हथेली से। तो ये हाइट पूरी है, और ये हाइट पूछी जा सकती है, तो इसको जरूर याद रखना है ये हाइट कितनी है। आज तक एसएससी में आया नहीं है, पर पूछने की संभावना है। दूसरी बात, ये जो प्रतिमा दिख रही है, थोड़ा सा मैं बता दूं, इससे यहाँ पर जो इन्होंने कड़े पहन रखी हैं लगभग 3 है इस हाथ में, जो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड और ये हो जाएगा राइट हैंड। राइट हैंड में कितनी है, ये बैंगल्स की संख्या तो याद नहीं रखना, बस ये याद रखिएगा कि लेफ्ट में ये है। अगर थोड़ा प्रतिमा से पूछा जा सके कि इस स्टैचू में क्या क्या देखने को मिलता है, बड़े बड़े आप देखेंगे पैर है, मतलब आर्म्स भी देखेंगे तो बड़े बड़े हैं, ठीक है, पैर भी बड़े बड़े। कई बार ऐसा आ सकता है क्वेश्चन थोड़ा मेंस में कि चलिए डिटेल में पूछने लग जाए कि बताइए कि जो मोहनजोदारो से जो डांसिंग गर्ल की एक तरीके से स्टैचू मिली है, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उसमें नहीं है। तो ऑप्शन एलिमिनेट तभी कर पाएंगे जब हमें डिटेल में पता होगा। क्या? पहली लंबाई याद रखिएगा 10.8 सेंटीमीटर है। दूसरी बात, इसके इस वाले हाथ में 2 बैंगल्स हैं, 3 है शायद, 3 है शायद मेरे हिसाब से, है ना, एक मिनट, 1 2 3 है, और इसमें कोई काउंट करने की जरूरत नहीं, इसमें ज़्यादा पहन रखे हैं, ठीक है। एक आभूषण पहन रखे हैं पूरा, और पूरी तरीके से नेकेड है, मतलब कि वस्त्रहीन है ये जो मूर्ति दिख रही है, जो स्टैचू दिख रही है महिला की। दूसरी बात, पैरों में कोई पंजे नहीं है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाथ में एक हाथ जो आपका लेफ्ट है वो पीछे की तरफ है, और एक है थाई पर, जिसको कहेंगे जांघ पे। तो ये कोई भी करेक्टरिस्टिक पूछे जा सकते हैं, क्या पहन रखा है, तो पूरे नेकेड है, और एक आभूषण के तौर पे कुछ पहन रखा उन्होंने, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए, क्योंकि डांसिंग गर्ल बहुत फेमस है। और ये कहाँ पर है आज के टाइम पे? हमारे नेशनल म्यूजियम में है, ये नेशनल म्यूजियम है जो हमारे दिल्ली में है, आपने देखा होगा कभी अगर गए होंगे तो। ये नेशनल म्यूजियम में देखने को मिलती है ये प्रतिमा या स्टैचू। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये वाली पेंटिंग के बारे में, ये देखने को मिलती है एक मूर्ति, ये थोड़ी बहुत टूटी हुई है, पर हाँ इसको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी कि क्या क्या इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात तो आपको दिख रहा होगा, एक ऊपर से कुछ तरीके का पहन रखा है, और कई मूवीज़ में देखा होगा इस टाइप के लोग पहनते हैं, बंजारे टाइप के। बियर्ड है, थोड़ी सी दाढ़ी है, और ये मतलब एक तरीके से शॉल पहन रखा है कुछ तरीके का। इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे क्वेश्चन, यहाँ से आने की संभावना है। बस ये पूछा जा सकता है कि दोनों कहाँ पे मिली है, मोहनजोदारो में। अच्छा, इसका नाम तो डांसिंग गर्ल है, इस पेंटिंग का नाम क्या है? पेंटिंग तो नहीं कहेंगे, स्टैचू कहेंगे। इसका नाम है प्रेस्ट किंग। प्रेस्ट किंग मतलब पुजारी की मूर्ति कह सकते हैं, प्रेस्ट किंग, ये देखने को मिली है यहाँ पर। अच्छा, एक अगर पूछा जाएगा कितनी है इसकी, तो 17.5 सेंटीमीटर के राउंड है, जो अगर हम हाइट की बात करते हैं। और पहली बात यह है हमारे नेशनल म्यूजियम में, भारत के नेशनल म्यूजियम में दिल्ली में आप जाएंगे तो देख लेंगे। यह है आपकी कहाँ पर? पाकिस्तान में। क्यों? पहले ये हमारे भारत में ही हुआ करती थी, पर इसको शिमला समझौता, मैंने आपको स्टैटिक जीके के कोर्स में बहुत डिटेल में समझाया था, शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट, उसमें इसको दे दिया गया था पाकिस्तान को 1972 में, क्योंकि पाकिस्तान ने एक डिमांड करी थी कि मोहनजोदारो हमारा है और हिस्सा है, और वो चीज़ जो ये आपकी स्टैचू मिली है, क्योंकि एक टाइम पे जब इसकी खोज की गई थी तो वर्ष 1922 का टाइम था, और देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। तब देश आज़ाद हुआ तो ये हमारे पास ही रह गया था, तो उन्होंने बोला कि ये खोज हमारे मोहनजोदारो वाले सिंध वाले इलाके से हुई है, तो ये आपको हमें देनी चाहिए। तो इन्होंने हमसे डिमांड करी, तो हमारी सरकार ने, इंदिरा गांधी थी उस समय, उन्होंने इसको दे दिया। तो आज के टाइम में पाकिस्तान के म्यूजियम में ये, ठीक है। और आप जानते हैं मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, दोनों पाकिस्तान के पास में ही है, उसी जगह में है। इसके अलावा कुछ और 2-3 फैक्ट मैं बता दूं, जैसे कि पूछा जा सकता है कि बरियल प्रैक्टिसेस क्या होती थी, जिसको कहा जाता है कि किस तरीके से अंतिम संस्कार कैसे होता था, मतलब कब्रिस्तान क्या था। तो देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या कोई स्पेसिफिक अगर तरीके से देखा जाए तो किस तरीके से दफनाया जाता था, 1-2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक पहली चीज़ कि डायरेक्टली दफना दिया जाता था, मतलब कि
जैसे मर गया कोई आदमी, दफना दिया, तो पूरा कंकाल आपको दिख रहा है कि अगर उससे पता चल रहा है कि कंकाल पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसी तरीके से है पूरी हड्डियां वगैरह, तो ये सिंपल दिख रहा है कि कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है, जैसा आदमी मारा उसको वैसे डाल दिया, तो हो गया कंकाल के तौर पर पहला दिख गया। दूसरी बात ये देखा गया है कि दूसरे में ऐसा देखा गया कि ये माना जाता है कि कुछ तरीके से छित वच्छित है सब, मतलब शरीर, मतलब कि उसको पहले चील कौवों के पास फेंक दिया, मतलब शरीर को, फिर उसको जैसे खा भी लिया, थोड़ा बहुत टूट गया कहीं से, तो उसको फिर जमीन में दफना दिया, एक तरीके से देखा जाता है। तीसरा ये देखा जाता है कि एक इंसान को जला दिया गया है प्रॉपरली, जैसा हमारे में अंतिम संस्कार होता है, तो जलाने के बाद फिर उसकी जो राख वगैरह जो हमारे में होती है, इससे हमारे में अस्थियां होती है, उनको नदी में बहाया जाता है। तो सेम ये भी देखा गया कि नदी में तो नहीं बहाया जाता था, और हो सकता है बहाया भी जाता हो, पर ये कुछ चीज़ें ऐसे प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिले कि कुछ एक तरीके से जैसे कलश कह सकते हैं, उसमें उसमें कोई राख तरीके की देखी जाती है, और वो ग्राउंड के अंदर उसको दफना दिया जाता था जो आदमी मरता था। तो ये 3 तरीके की बरेल प्रैक्टिसेस देखी जाती है मोहनजोदारो में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस जो जो चीज़ें मैंने बताई है कि 2 3 और ग्रेनरी हो गया, या किसने किसकी खोज करी थी, कहाँ पर है सिंध में, ये सब चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये दोबारा से सेशन लेना पड़ रहा है क्योंकि पहली बार में करा था पर उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं, पूरा बेकार हो गया था, कट गया था वो। अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ, डेली क्लासेस रहेगी, मैं कोशिश करूँगा कि एक क्लासेस डेली रहे, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 15 से 20 दिन, मई के 20 तारीख तक ये कंप्लीट कर दिया जाए, समाप्त हो जाए, हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहे साथ साथ। ऑलमोस्ट मैंने आपको PDF दे रखी है, आप उसको बस एक बार रिविजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए पूरा। रिविजन के लिए तो आपको क्लास में ले ही रहा हूँ, तो बस यही था और कुछ है नहीं। और बाकी हिस्ट्री सॉरी करंट अफेयर की कल क्लास मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो भी कुछ बच रहा है अप्रैल मंथ में, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज की टॉपिक के लिए इतना ही, थैंक यू।